Hello student, good morning to all of you. Today I study class 12 physics, current electricity, chapter 3rd, next video lecture, and about its study about resistance, factor affecting resistance. In previous lecture we study about resistance. In this video we study about factor affecting द रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज जो देखिए रेजिस्टेंस, ये जैसे आपको फार्मूला में दिख रहा था R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को पोटेंशियल और करंट दोनों अफेक्ट नहीं करते। रेजिस्टेंस को पोटेंशियल और करंट दोनों अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी V अपॉन I इज इक्वल टू ऑलवेज कांस्टेंट। दिस इज ओम्स लॉ। V और I का रेशियो जो होता है कांस्टेंट होता है, इसको भी आप ओम्स लॉ कह सकते हैं, ठीक है। तो V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, V और I पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन V एंड I। पोटेंशियल और करंट पर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टेंस की वैल्यू किस किस चीजों पर डिपेंड करती है वो यहां पर हम बता रहे हैं। सबसे पहली चीज, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है तो किस पर, लेंथ पे। लेंथ पे डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज इसकी डिपेंड करती है क्या, लेंथ पे। जैसे जैसे वायर की लेंथ हम लोग क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। जैसे वायर लेते, इतना छोटा सा वायर लिए तो करंट इतनी ही दूरी तक तो फ्लो, इतना छोटा सा वायर ले, करंट इतनी ही दूरी तक तो फ्लो हो रही है। करंट जब इतनी दूरी तक फ्लो हो रही है, कितना अफेक्ट करेगा, इतना ही ना अपोज कर पाएगा। लेकिन इतना बड़ा सा वायर ले लिए, इतना बड़ा वायर ले लिए, अब इतना बड़ा वायर ले लिए तो क्या होगा, इसमें करंट जो होगा, लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, उसका बढ़ जाएगा। तो फैक्टर अफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ पर डिपेंड करता है। यानी द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to its length, ठीक है। उसके लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। R इज प्रोपोर्शनल टू क्या, L, ठीक है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरे चलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितना ही पतला वायर होगा, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होता है। वो मोटा वायर का फिर धीरे धीरे, यानी रेजिस्टेंस उस पर अफेक्ट करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, हो गया। प्रोपोर्शनल समझ में आ रहा है ना, प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जैसे ये कंडक्टर है, इतना मोटा वायर है, ठीक है, इसकी एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। एरिया पतली है, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्रॉस सेक्शन, SECTION, सेक्शन, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए, क्या हो जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। एंड थर्ड, ये तो हो गया इस पर। थर्ड क्या होता है, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कैसा है। समझ में आया कि नहीं। तो उस मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिपेंडेंट, रेजिस्टेंस अभी एग्जांपल से बताएंगे। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is depend nature of material, ठीक है।
जो रेजिस्टेंस कंडक्टर का होता है उस मटेरियल के क्या करता है, नेचर पर डिपेंड करता है कि उस मटेरियल का नेचर कैसा है, इस चीज पर उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग क्या करते हैं कि नाइक्रोम लेते हैं, नाइक्रोम वायर और कॉपर वायर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि नाइक्रोम वायर मतलब क्या, कि देखिए इसमें क्या क्या मिला होता है, निकेल मिला होता है, क्रोमियम मिला होता है, मैग्नीज मिला होता है, एफई मिला होता है, ये चार से मिलकर बना होता है नाइक्रोम वायर। निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और एफई, नाइक्रोम, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और एफई, इतने सारी चीजों से मिलकर बना होता है। ये एलॉय है, एलॉय, और ये क्या है, मेटल है, कॉपर मेटल, ठीक है। तो इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, यानी इसका रेजिस्टेंस जो होता है ना 60 टाइम्स ग्रेटर होता है, 60 टाइम्स ग्रेटर होता है, ठीक है। इसलिए आप एक कॉपर का वायर लीजिए, एक नाइक्रोम का वायर लीजिए, ठीक है। कॉपर के वायर में, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बहुत अच्छा कंडक्टर है, सिल्वर के बाद कॉपर का ही हम लोग लेते हैं ना, ठीक है। लेकिन नाइक्रोम में जो होता है ना इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, क्यों, तो ये क्या करने लगता है, रेजिस्टेंस होने की वजह से ये हीटिंग इफेक्ट देता है। कौन सा इफेक्ट देता है, हीटिंग इफेक्ट, गर्म हो जाता है। आपको क्लास 10th में ये चीजें पढ़ाई गई थी, हीटिंग इफेक्ट देता है। जैसे हीटर आप देखें, हीटर का वायर जो होता है कैसा वायर होता है, नाइक्रोम वायर। आयरन देखें, प्रेस, जैसे प्रेस आपका गर्म हो जाता है आयरन, तो उसमें कौन सा वायर होता है, किसकी क्वाइलिंग होती है, नाइक्रोम वायर की क्वाइलिंग होती है। कॉपर वायर की रहती है तो फिर क्या होता है, वो गर्म नहीं होता। आप क्या करिएगा, हीटर लीजिए, उसमें से कॉपर वायर को नाइक्रोम वायर को हटाकर कॉपर वायर लगा दीजिए, वो क्या कर, पूरे दिन भर आप चलाएंगे वो थोड़ा भी गर्म नहीं होगा। तो नाइक्रोम वायर हीटिंग इफेक्ट देता है, क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इससे 60 टाइम्स ग्रेटर है, 60 टाइम्स, ठीक है, 60 गुना ज्यादा है इसका नाइक्रोम का कॉपर की तुलना में, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ मटेरियल पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कैसा है, बताएंगे कितनी किसकी रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, समझ में आया। चलो, यानी अब क्या, यहां से क्या हो गया, R इज प्रोपोर्शनल टू L है और R इज प्रोपोर्शनल टू A है, दिस इज इंप्लाइज दैट R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, होगा ना। R इज प्रोपोर्शनल टू L है, R इज प्रोपोर्शनल, तो दोनों का मल्टीप्लाई के भी प्रोपोर्शनल होगा, तो L अपॉन क्या हो गया, A हो गया। और जब आप जानते हैं प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो ये कांस्टेंट जोड़ते हैं, ρL अपॉन A, तो ये आपका फार्मूला हो गया R इक्वल टू ρL अपॉन A, ठीक है, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है, या और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है, ठीक है, तो दोनों बता दे रहे हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है रो, आर एच ओ, रो, ठीक है, ये सिंबल है। ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर इक्वल टू ρL अपॉन ए, यानी किस पर डिपेंड किया, लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर और नेचर ऑफ मटेरियल पर, भी पर और आई पर डिपेंड नहीं करता। समझ में आया। तो यहां से देख लीजिए, करिए, इसको नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए मिटा दें। तो हमारा क्या फार्मूला आया था, फार्मूला आया R इक्वल टू ρL अपॉन ए, दिस इज इंप्लाइज दैट रो इक्वल टू RA अपॉन L, रो इक्वल टू क्या हो गया, RA अपॉन L। ये रो क्या था, रेजिस्टिविटी था, ठीक है, रो जो है रेजिस्टिविटी है। अब यहां से चलते हैं, अब इस रो का डिफिनीशन निकालेंगे। इफ L इक्वल टू 1 मीटर, R A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन रो इक्वल टू R, ठीक है। यानी हमने लिया R इक्वल टू 1 मीटर, A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, या 1 यूनिट ले लेते हैं, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हुई, यानी कहने का मतलब क्या है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, यहीं से देखिए डिफिनीशन लिख देते हैं फिर समझाते हैं। रेजिस्टिविटी
of a material is equal to its resistance if, ठीक है, यानी रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है, इफ इट हैविंग रेजिस्टेंस, इट हैविंग unit length and unit cross sectional area, ठीक है, unit length and unit cross sectional area, and resistivity of a material is equal to its resistance if it having यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये देख सकते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है, ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वायर एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट हो, लेंथ यूनिट हो, तो रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट होगा यूनिट, ठीक है, यूनिट देखते हैं, रो की यूनिट, ये क्या हो जाएगा, रो है, रो की यूनिट हम लोग निकालते हैं, क्या हो जाएगा रो की यूनिट, यूनिट ऑफ रो इक्वल टू, ये देखिए आर का क्या होता है, अभी बताए थे, ओम इसका इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, इसकी यूनिट हो गई ओम मीटर, या इसको ऐसे लिखते हैं ओम मीटर, ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख लेंगे ओम मीटर। डायमेंशन निकालना चाहें इसका तो डायमेंशन निकालें, आर का डायमेंशन अभी हमने क्या बताया था, याद है कि भूल गया, ठीक है, आर का मैंने बताया था एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, ठीक है, इंटू एल, मीटर का एल, यही से कर लो, क्या हो जाएगा एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए इनवर्स। तो ये था हमारा क्या, रेजिस्टिविटी थी किसी मटेरियल की, इतनी इसकी रेजिस्टिविटी होती है, इसकी एसआई यूनिट ओम मीटर होती है, डायमेंशन एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए इनवर्स, ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल कराते हैं। इसमें एक चीज और लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या कहते हैं डिफिनेशन, वो क्या कहते हैं न्यूमेरिकल करेंगे। रेजिस्टिविटी ठीक है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली नेचर ऑफ मटेरियल and physical condition like temperature and pressure. It is independent independent shape and size. ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो होती है उस मटेरियल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि वो कैसा मटेरियल है, वही उस बताता है। रेजिस्टिविटी ये बताती है कि वो किस प्रकार का मटेरियल, जैसे आप डेंसिटी पढ़ते थे डेंसिटी में आपको क्या बताया जाता था कि वो कैसा मटेरियल है, किस प्रकार से काम करता है, उसकी डेंसिटी कभी नहीं बदलती, चाहे 10 किलोग्राम आप मटेरियल ले लें या 1 किलोग्राम लोहा आप 1 किलोग्राम ले या 10 किलोग्राम ले या 5 ग्राम ले, लोहे की डेंसिटी जितनी है उतनी ही रहेगी, उसका मास और वॉल्यूम बदलेगा तो मास और वॉल्यूम पर चेंज नहीं करता। उसी तरह से रेजिस्टिविटी जो होती है उसके शेप और साइज पे, कितना बड़ा है कितना लंबा है उस पर रेजिस्टिविटी नहीं, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती।
रेजिस्टिविटी केवल किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ओनली नेचर ऑफ मटेरियल, क्योंकि बिकॉज इट इज अ प्रॉपर्टी, वो बताएगा कि ये मटेरियल, रेजिस्टिविटी बताती है कि ये मटेरियल है, लोहा है, आयरन है, कॉपर है, निकिल है, नाइक्रोम है, ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली नेचर ऑफ द मटेरियल, सॉलिड है, वो क्या कहते हैं, मेटल है, एलॉय है, नॉन मेटल है, सेमीकंडक्टर है, क्या वो बता देता है कि उसकी क्या है, रेजिस्टिविटी ही बता देती है कि वो कौन सा मटेरियल है, ठीक, पता चल जाता है। एंड फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। फिजिकल टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, जैसे डेंसिटी में भी आप देखते थे, कहीं भी ठंडे पानी की डेंसिटी अलग होती थी, गर्म पानी की डेंसिटी बदल जाती थी, लेकिन ठंडा पानी जितना भी ले लें सबकी डेंसिटी एक जैसी रहेगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने पर उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हटेंगे तो कम डेंस होगा। तो वही चीज यहां पर है, लेकिन शेप और साइज पर कितना बड़ा कितना लंबा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं, वो मटेरियल कैसा है उस चीज पर डिपेंड करता है। तो ये फैक्ट था, इसको आप करिए। फिर न्यूमेरिकल्स आपको एक बताते हैं, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम्स में आते हैं। देखिए ज्यादा ठीक है, चलिए। द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज टू बी 10 ओम। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन में टाइम नहीं वेस्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, ये वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, एक वायर जो है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है, ठीक है। इज स्ट्रेच टू थ्राइस इज ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ बराबर मान लीजिए कि L है, ओरिजिनल लेंथ L है, ठीक है। एंड क्या करें, स्ट्रेच टू थ्राइस इज ओरिजिनल लेंथ, L डैश इक्वल टू कितना, ये वायर पहले इतना बड़ा था, इसको स्ट्रेच करके इतना बड़ा बना लिया गया, ठीक है, इसको स्ट्रेच करके इतना बड़ा बना लिया गया। L था, अब कितना हो गया, 3L हो गया, लेकिन इसी वायर को स्ट्रेच किया गया, ठीक है। तो इसी वायर को स्ट्रेच किया गया तो एरिया बदल जाएगी, लेंथ लेकिन वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो आपको आर डैश की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। अब चलते हैं पहले केसेस में कि वॉल्यूम नॉट चेंज, वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, वही वायर को तो हम लोगों ने खींचा था, तो लेंथ एरिया कम हो गई, लेंथ बढ़ गई, एरिया कम हो गई, लेकिन वॉल्यूम तो वही रहेगा, मटेरियल उतना ही मटेरियल था, ठीक है। तो वॉल्यूम इज नॉट चेंज, वॉल्यूम नॉट चेंज मतलब क्या, V इक्वल टू, अब वॉल्यूम इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर मतलब A इंटू एच, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A इंटू एल इक्वल टू A डैश इंटू एल डैश। मान लेते हैं इसकी एरिया A थी, अब इसकी एरिया क्या हो गई, E डैश हो गई, A डैश इंटू एल डैश, ठीक है। तो अब यहां से दोनों के बीच हम लोग ने रिलेशन निकालना है, A डैश अपॉन A इक्वल टू L अपॉन L डैश, सॉरी L डैश अपॉन L, A डैश अपॉन A कर दिया ना, A डैश अपॉन A इक्वल टू L डैश अपॉन L, तो क्या हो जाएगा, L डैश अपॉन L, L डैश कितना, 3L अपॉन L, कैंसिल कितना 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई 3। अब चलते हैं रेजिस्टेंस निकालते हैं, R इक्वल टू क्या था भाई, रोयल अपान ए। देखो पहले क्वेश्चन कुछ नहीं लिखते, पहले उसको सॉल्व करते हैं। रोयल अपान ए, R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, रोयल डैश अपान ए डैश, रो तो चेंज होगा नहीं, उसका आंसर तो एक लाइन में हो गया है, ठीक है। चलिए तो R डैश अपान R करते हैं, हमको क्या चाहिए, R डैश की वैल्यू चाहिए, तो R डैश अपान R करिए, रोयल डैश अपान ए डैश, और डिवाइड कर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें क्या, चलो लिख लेते हैं इस पर, रो एल अपान ए, क्या हो जाएगा ये, रोयल डैश अपान ए डैश, ऊपर जाके उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाता है, ए अपान रोयल, रो से रो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा, एल डैश अपान एल मल्टीप्लाई ए अपान ए डैश, ये उल्टा कर दिए है क्या, ए डैश अपान ए इक्वल टू एल अपान एल डैश होगा, ठीक है। चलिए हो गया, कोई बात नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश अपान ए इक्वल टू एल अपान एल डैश, तो एल अपान एल डैश, तो ये एल डैश अपान एल है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3,
क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 3, ठीक है, या इसको आप कर सकते थे 3 इंटू क्या हो गया 3, एल डैश अपॉन एल, एल अपॉन एल डैश 3 है, तो एल डैश अपॉन एल और ए डैश अपॉन एल, उल्टा कर दीजिए दोनों को, ठीक कर दें, नहीं आ रहा समझ में, ठीक, ये उल्टा कर दीजिए एल अपॉन एल डैश, ए डैश अपॉन ए डैश, तो ये क्या हो जाएगा ए डैश अपॉन ए, एल डैश अपॉन एल, चलो यहाँ पर यही पर कर लो वही चीज, ठीक है, तुमको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो ये देखिए एल डैश अपॉन एल, एल डैश अपॉन एल इक्वल टू एल डैश अपॉन एल इक्वल टू ए अपॉन ए डैश इक्वल टू 3 आया, 3 3 जा 9, यानी क्या हो गया, दिस इज इंप्लाइज दैट, यहां पर करते हैं आर डैश इक्वल टू 9R, यानी 9 इंटू आर कितना था 10, यानी आर डैश इक्वल टू कितना 10 ओम। ये हुआ आपका आंसर। इस तरह से आराम से आंसर आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है।